हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की संरचना। अर्थात वायुमंडल की संरचना का अर्थ है कि वायु का लेयर क्या है। देखो कैसे, ध्यान सुनना इस बात को। जब वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। हमेशा ध्यान दो, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल। हम ट्रोपोस्फियर की बात करें, देखो ट्रोपोस्फियर कैसे काम करता है। वायुमंडल के स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। जैसे मकान का स्ट्रक्चर है, तो मकान के स्ट्रक्चर का मतलब है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या चीजें हैं, सेकंड फ्लोर में क्या क्या चीजें। ये मकान का स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं, स्ट्रक्चर के निर्माण में किस किस की भूमिका है, ये स्ट्रक्चर है। गाड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर है, ये डस्टर का भी एक स्ट्रक्चर है। उसी तरह वायुमंडल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है पृथ्वी के ऊपर वायु का जो लेयर है, लेयर उसे कहते हैं वायुमंडल का स्ट्रक्चर, संरचना। जिसमें सबसे पहले बात होगी ट्रोपोस्फियर। हम क्षोभ मंडल की बात करें, इस पर चर्चा करने से पहले एक मैं चीज आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी पृथ्वी है, बहुत ही बेसिक चीज, ये इक्वेटर है। जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा। रेखा या फिर बात करें विषुवतीय रेखा की बात करें, यह आपका कर्क रेखा है, यह आपका मकर रेखा है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को ध्यान देना इस बात को, यह 90 अंश है, यह 90 अंश। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यह आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यह साउथ हेमिस्फीयर है। ये जो उत्तरी अक्षांश 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करें, द टॉपिक ऑफ कैंसर की बात किया जाए, इसे कहते हैं मकर रेखा। कैप्रिकॉर्न की बात करें, यह भी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को ध्यान देना। इक्वेटर के जो नीचे है साउथ, इक्वेटर के जो ऊपर है नॉर्थ। जैसे समांतर जब मैप की बात करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की बात की जाए, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दो, जब हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की, तो ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। मान लिया जाए हम पृथ्वी की बात करें, ध्यान सुनना, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है।
ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ये बीच में इक्वेटर है आपका, 0 अंश अक्षांश रेखा। ये 23.5 अंश की कर्क रेखा है। ये 23.5 अंश मकर रेखा है। यदि हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? उसका जो स्ट्रक्चर है, स्थिति ये होती है। ये इक्वेटर है। हम क्षोभ मंडल की बात करें, ट्रोपोस्फीयर की बात करें, इस मैप में देखो, ये इक्वेटर है, ये साउथ पोल, ये मकर रेखा है, ये नॉर्थ पोल, ये कर्क रेखा है। इक्वेटर की स्थिति ये है। और हमारा, ध्यान देना इस बात को, ये आपका जो ट्रोपोस्फीयर है, सबसे ज्यादा ऊंचाई इक्वेटर पर होती है। मान लिया जाए इसकी औसत ऊंचाई, इक्वेटर पर ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर, यहां ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम लोग, लगभग 16 किलोमीटर। यद्यपि भूगोलवेत्ताओं के बीच इसको लेकर विवाद है, पर ध्यान देना, आखिर जो ट्रोपोस्फीयर, इसका स्ट्रक्चर कैसे है? इस इक्वेटर पर इस ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इस पोल पर इसकी ऊंचाई कम है। अब इस मैप में देखो आप, समांतर देखा जाए, यहां औसत ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है, इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर है। यहां भी देखो आप, इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। आज जब इक्वेटर से बढ़ेंगे साउथ पोल की ओर, तो इसकी ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। यह स्थिति है। आप इधर से इधर बढ़ेंगे तो ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जब इक्वेटर से आप बढ़ेंगे साउथ पोल की तरफ, तो इसकी ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। इसका मतलब यह कि जब पोल से जाएंगे इक्वेटर की तरफ, तो ऊंचाई लगातार बढ़ती जाएगी। इक्वेटर से जब पोल की तरफ आएंगे तो ऊंचाई लगातार कम होती चली जाएगी। विकल्प में ध्यान दो इस बात को। यह आपका कर्क रेखा है। जब कर्क रेखा से बढ़ रहे किधर? इक्वेटर की तरफ, तो ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। इक्वेटर से कर्क रेखा की ओर आइए तो ऊंचाई लगातार कम हो रही है। यही हो रहा है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। सबसे बड़ी चीज देखा जाए, एक प्रश्न उठता है, ताकि इक्वेटर पर ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों है? अब पोल पर ऊंचाई कम क्यों होती है? यहां ऊंचाई सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां संवहनी हवाएं चलती हैं। हवाएं, कन्वेक्शनल विंड्स चलती है। कन्वेक्शनल विंड्स, इस इक्वेटर पर संवहनी हवा वर्टिकल चलती है, यूं चलती है। यह संवहनी हवा है। और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, यूं चलना। अब एक चीज सोचो, होता क्या है? ये जो इक्वेटर है, आखिर इक्वेटर पर ऊंचाई क्यों ज्यादा है? क्योंकि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, वर्टिकल, लंबवत पड़ती हैं। आप सोचो, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वह ताप ज्यादा होगा। जब तापमान ज्यादा होगा तो हवाएं गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। और जब ऊपर उठती है तो इसको पुश कर देती है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है, इसको पुश कर देती है, पुश कर देगी। सोचो जरा। इसलिए इक्वेटर पर ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। ध्यान देना इस बात को। चूंकि इक्वेटर पर संवहनी हवाएं चलती हैं, संवहनी कन्वेक्शनल विंड चलती है, तो प्रश्न ये उठता कि इक्वेटर पर इस संवहनी हवा क्यों चलती है? क्योंकि इक्वेटर पर सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं।
जब सूर्य की किरणें जहां लंबवत पड़ेगी वहां ताप ज्यादा होगा, जहां ताप ज्यादा होगा वहां हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उड़ती हैं। अच्छा, ऊपर की ओर उड़ती है तो इसे पुश कर देती हैं। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसको ऊपर उठा देती हैं। इसलिए इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अब एक चीज बात मान लिया जाए, ये तो तब स्थिति है जब सूर्य इक्वेटर पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। अब मान लिया जाए सूर्य यदि चमक रहा कर्क रेखा पे, सूर्य चमक रहा मान लो कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर कब चमकता है सूर्य? कुछ तो रीजन होगा कब चमकता है सूर्य कर्क रेखा पे? 21 जून को। अब मकर रेखा कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। देखा जाए तो अब ध्यान देना इस बात को, सूर्य यदि कर्क रेखा पर चमकेगा तो ताप यहां ज्यादा होगा, और जहां ताप ज्यादा होगा हवाएं गर्म को ऊपर उठेगी। पता चला सूर्य यहां चमक रहा है तो स्वाभाविक है स्थिति यह हो जाएगी। आखिर स्थिति यह क्यों होगी? सूर्य यदि यहां लंबवत चमकेगा तो सूर्य का ताप यहां ज्यादा होगा कर्क रेखा पे, और यदि यहां ज्यादा होगा तो सम्मनी हवा यहां चलेगी। यदि यहां चलेगी तो क्या होगा बताओ? ट्रोपोस्फियर है कर्क रेखा पर ऊपर उठ जाएगा। अब ध्यान देना, यदि सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, और कर्क रेखा पर कब चमकेगा? 21 जून को। इसका मतलब है यदि 21 जून की बात करें तो कर्क रेखा से जाओगे साउथ पोल की तरफ तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। ध्यान देना, या फिर साउथ पोल से जब बढ़ोगे कर्क रेखा की तरफ तो इसकी ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। अब ध्यान देना इस बात को। पहली चीज, मान लिया जाए सूर्य चमकता मकर रेखा पे, सूर्य यहां चमक रहा मकर रेखा पे। अब मकर रेखा कब चमकेगा? 22 दिसंबर की हम बात करें। सूर्य यदि यहां चमकेगा तो जहां सूर्य चमकेगा वहां ताप ज्यादा होगा, जहां तापमान ज्यादा होगा वहां हवाएं गर्म होगी, हल्कियों को ऊपर उठेंगी, सम्मनी हवा वहां चलेगी। स्वाभाविक है क्षोभ मंडल की ऊंचाई वहां ज्यादा हो जाएगी। तब कंडीशन इस तरह होगी। यदि सूर्य यहां चमक रहा है तो अब इसको इस तरह समझो जरा कि मान लिया जाए ये इक्वेटर है, ये मकर रेखा, ये आपका कर्क रेखा है, ये 0 अंश अक्षांश रेखा। सूर्य यदि मकर रेखा पर चमक रहा, मकर रेखा कब चमकेगा? 22 दिसंबर को। तब क्षोभ मंडल की ऊंचाई इस तरह होगी। क्यों? जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा तो जहां सूर्य चमकेगा सूर्य की किरणें वहां वर्टिकल पड़ेगी, तापमान वहां ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होगी, हल्कियों को ऊपर उठेंगी। इससे ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई यहां सबसे ज्यादा हो जाएगी। आप सोचो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से बढ़ रहे हो किधर? मकर रेखा की ओर, तो ऊंचाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। मकर रेखा को क्रॉस करोगे तो ऊंचाई लगातार कम होती चली जाएगी। या आप हम ये बात करें कि मकर रेखा से यदि आप आओगे नॉर्थ पोल की तरफ तो ऊंचाई लगातार कम होती चली जाएगी। परिस्थिति कब होगी? 22 दिसंबर को। यदि सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को तो स्वाभाविक है ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी। कंडीशन ये हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है यह मौसम में परिवर्तन के अनुसार बदलता रहता है। इसमें लगातार कोई फिक्स नहीं है कि इक्वेटर पे ही ऊंचाई ज्यादा होगी। इसकी स्थिति लगातार चेंज होती जाएगी। अब इसकी स्थिति चेंज होगी यह इस पर निर्भर करता है कि सूर्य कहां चमक रहा है। कर्क रेखा पर चमकता है, या फिर मकर रेखा पर चमक रहा है, या फिर सिंपल चीजें। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में लगातार परिवर्तन होता रहता है क्योंकि सूर्य की स्थिति लगातार बदलती रहती है। यदि सूर्य केवल और केवल इक्वेटर पर चमके, इक्वेटर पर चमकता है सूर्य केवल,
तो यकीन करो ऊंचाई हमेशा ज्यादा कहां होगी, इक्वेटर पर होगी। इसका मतलब है एक निश्चित स्थान पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई फिक्स नहीं है, वो स्थिति लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटर है, सूर्य यहां चमकेगा तो ऊंचाई ज्यादा यहां होगी, क्योंकि यहां चमकेगा सूर्य तो ताप यहां ज्यादा होगा, और जहां तापमान ज्यादा होगा वहां की हवाएं गर्म होगी, हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो क्षोभ मंडल को ऊपर उठा ले जाएंगे। ध्यान देना, अब सूर्य क्या हो रहा है, इक्वेटर से कर्क रेखा की ओर जा रहा है। जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ेगा, अब मान लीजिए सूर्य यहां चमक रहा है तो यहां ताप ज्यादा होगा, सामान्य हवा यहां चलेगी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी। सूर्य यहां चमक रहा है तो फिर क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी। इसका मतलब है जब इक्वेटर से सूर्य जाता है कर्क रेखा की ओर, तो जैसे जैसे कर्क रेखा की ओर बढ़ता चला जाएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अब सूर्य इक्वेटर से जा रहा है मकर रेखा की ओर। अब मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है तो ताप यहां ज्यादा होगा, सामान्य हवा यहां चलेगी, सामान्य हवाएं यहां चलेगी, स्वाभाविक है क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां ज्यादा होगी। यदि मान लिया जाए सूर्य यहां चमक रहा है तो ताप यहां ज्यादा होगा, सामान्य हवा यहां चलेगी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहां सबसे ज्यादा होगी। इसका अर्थ यह है कि कर्क और मकर रेखा के बीच जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो लगातार बदलती रहती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति हमेशा बदलता रहता है। पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर भी और सूर्य के चारों तरफ भी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसलिए यह कहा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई एक ही स्थान पर फिक्स नहीं होती, कर्क और मकर रेखा के बीच उसकी स्थिति लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। अब एक चीज सोचो आप, यह आपका नॉर्थ पोल है, यह आपका साउथ पोल है, यह आपका नॉर्थ पोल है, ये 0 अक्षांश रेखा है। अब तक हम लोग यह बात कर रहे थे कि सूर्य यदि इक्वेटर पर चमकता है तो क्षोभ मंडल की स्थिति यह होगी। सूर्य यहां चमक रहा है तो यह स्थिति, मान लिया जाए कोई ए नामक प्लेस है, यह बी नामक प्लेस है। ध्यान देना इस बात को। पता चला यह ए नामक प्लेस मास्को है, ए नामक जो प्लेस है वो मास्को है, बी नामक जो प्लेस है, बी नामक प्लेस मान लिया जाए दक्षिणी गुजरात का कोई शहर हो, पता चला ऑस्ट्रेलिया का कोई भी शहर मान लिया जाए, जैसे मैंने ये कहा कि सिडनी है। अब ध्यान देना, सूर्य चमक रहा कहां है, इक्वेटर पे। प्रश्न ये पूछेगा कि यदि प्लेन मास्को से सिडनी की उड़ान भर रहा है और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, ये ऊपरी सीमा के पैरेलल उड़ान भरता है, पैरेलल, इसके पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर का मतलब होता है जहां आपस में न मिले वो। अब यदि प्लेन इसके पैरेलल उड़ान भर रहा है तो प्लेन की उड़ान इस तरह होगी, और ये आपका सिडनी है। इसका मतलब क्या चीज है, जब प्लेन मास्को से उड़ान भरेगा तो उसकी ऊंचाई लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, फिर ऊंचाई क्या होगी, कम होती जाएगी। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सत्य है फर्स्ट, हमेशा ध्यान दो कि
इसको इस तरह देखो आप, सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा है, सत्य है। यदि प्लेन मतलब हवाई जहाज, एरोप्लेन, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के समानांतर उड़ान भर रहा है, तो ध्यान दो, सत्य है। फर्स्ट, निरंतर ऊंचाई में वृद्धि। सेकंड, निरंतर ऊंचाई में कमी। थर्ड, फोर्थ, पहले ऊंचाई में वृद्धि, तत्पश्चात ऊंचाई में कमी। अब एक चीज बताओ आप, यदि प्लेन ट्रोपोस्फियर के पैरेलल, इसके पैरेलल उड़ान भर रहा है और प्लेन मास्को से सिडनी जा रहा है, ए नामक प्लेस मास्को है, बी नामक प्लेस सिडनी है, यदि सूर्य विषुवत रेखा पर चमक रहा है, तो इनमें से क्या सत्य होगा? सत्य क्या होगा कि पहले प्लेन की ऊंचाई बढ़ेगी, फिर प्लेन की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। अब विकल्प देखो क्या है, निरंतर ऊंचाई में वृद्धि है, और यहां क्या विकल्प है? ऊंचाई में वृद्धि तत्पश्चात कमी, तो ये तो विकल्प गलत हो गया। निरंतर ऊंचाई में कमी, ये भी विकल्प गलत हो गया। पहले ऊंचाई में वृद्धि तत्पश्चात कमी, ऊंचाई बढ़ रही है प्लेन की, फिर कमी, तो ये विकल्प सही हो गया। पहले ऊंचाई में वृद्धि, तत्पश्चात ऊंचाई में कमी। गुड। पहले ऊंचाई में कमी, तत्पश्चात ऊंचाई में वृद्धि, ये तो विकल्प गलत हो गया। हमेशा ध्यान दो, इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पर सूर्य यदि चमक रहा है और कोई प्लेन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के पैरेलल, तो स्वाभाविक है ऊंचाई में वृद्धि होती चली जाएगी, फिर ऊंचाई में क्या होगी? कमी होती चली जाएगी। ध्यान देना, यदि सूर्य चमक रहा है यहां पर, हमेशा ये कर्क रेखा मान लो ये कर्क रेखा है और सूर्य चमक रहा है यहां पर, और ए नामक प्लेस यहां है, बी नामक प्लेस यहां है, और सूर्य चमक रहा है कर्क रेखा पर, तो क्षोभ मंडल की स्थिति क्या होगी? इस तरह होगी। सूर्य यहां चमक रहा है तो, और ए नामक प्लेस यहां है, बी नामक प्लेस यहां है, अब प्लेन को ए से बी जाना है, तो ऊंचाई लगातार क्या होगी? कम होती चली जाएगी। क्षोभ मंडल की सीमा के पैरेलल ऊपरी सीमा है, उसके समानांतर प्लेन यदि उड़ान भरे तो ऊंचाई लगातार क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पोल पर जाते जाते प्लेन की क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगातार क्या हो रही है? कम होती चली जा रही है। मान लिया जाए प्लेन सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है और प्लेन को बी से ए पर आना है, तो ऊंचाई प्लेन की लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। प्लेन की ऊंचाई क्यों बढ़ती जाएगी? क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर के पैरेलल प्लेन को उड़ान भरना है, तो ऊंचाई क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि उसकी ऊंचाई लगातार क्या होती जा रही है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। मान लिया जाए, हमेशा ध्यान दो, स्थिति यह हो कि यह आपका है मकर रेखा। ध्यान देना, यह मकर रेखा है और सूर्य यदि मकर रेखा पर चमकता है, तब तो ट्रोपोस्फियर का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, और ए से बी जाना है, बी यहां है, मकर रेखा ये है, ए नामक प्लेस ये है। इसका मतलब क्या चीज है? आप देखो, ए से जब बी जाओगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, फिर कम हो रही है। आपको ए से बी जाना है, अब प्लेन क्या होगा? क्षोभ मंडल की पैरेलल उड़ान भरेगा, तो इसकी प्लेन की ऊंचाई लगातार क्या होती जाएगी? कम होती, लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देना इस बात को,
ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका इक्वेटर है। ध्यान देना, सूर्य चमक रहा है इक्वेटर पर, ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई यहां ज्यादा है। समानता एक बात करें हम लोग, ये पृथ्वी है, ये वायु का एक लेयर है, ये पेड़ पौधे हैं, ये वायु का एक लेयर है। ध्यान देना इस बात को, ये वायु का एक लेयर। समांतर क्या होता है, ऊपर जाने पर ताप गिरने लगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां ताप 30 है, यहां 25 हो जाए, यहां 20 हो जाए, यहां 15 हो जाए। ताप टेम्परेचर गिरने लगे, किसको कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको। सामान्य पतन दर कहते हैं इसे। ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर वायु का लेयर है। ऊपर जाने पर ताप गिरने लगे, 30 डिग्री, 25, 20, 15 डिग्री। ऊपर जाने पर जब ताप गिरने लगे, इसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं इसको। सामान्य पतन दर कहा जाता है इसे। पर यदि ताप गिरने के बजाय ताप बढ़ने लगे, फॉर एग्जाम्पल यहां 20, यहां 21, यहां 22, यहां 23 हो जाए, ध्यान देना, ऊपर जाने पर ताप गिर रहा है, तो इसको नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर कहते हैं। पर ऊपर जाने पर ताप गिरने के बजाय ताप में वृद्धि होने लगे, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है इसे। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रतिलोम। उल्टा, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, दो चीजें होती है हमारे वायुमंडल में, कहीं नॉर्मल लैप्स रेट होता है और कहीं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता है। दोनों में अंतर ध्यान दो। वायुमंडल में ऊपर जाने पर ताप गिरने लगे, जिसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ऊपर जाने पर ताप बढ़ने लगे, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22, 23 डिग्री, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है, तापमान का प्रतिलोम कहते हैं। ये दो शब्द हैं जिसका प्रयोग बार बार होता है। अब एक प्रश्न उठता है, मान लिया जाए, इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान से सुनो इस बात को, नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें। अब एक चीज बताना, हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप गिरता चला जाएगा। अब एक चीज, इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ताप कहां गिरेगा, इक्वेटर पर गिरेगा। इसलिए इक्वेटर पर यहां ताप -80 डिग्री और यहां ताप लगभग -45 डिग्री। ध्यान देना, इक्वेटर के ऊपरी भाग पर, इक्वेटर पर ये जो ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, यहां ताप होता है -80 डिग्री, और पोल पर ऊपर ताप होता है -45 डिग्री। आखिर यहां ताप कम क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर ताप तेजी से गिर रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर। अब एक चीज ध्यान दो, आखिर जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, सामान्य पतन
दर की बात करें, ये जो रेट होता है प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? रीजन क्या है? हमेशा नंबर 1, जो नॉर्मल लैप्स रेट है, सामान्य पतन दर की बात करें, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। इसके पीछे 3 रीजन है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर डेंसिटी कम होती चली जाएगी, वायु का घनत्व कम होता चला जाता है। नंबर 2, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसमें कमी आती चली जाएगी। और नंबर 3, धूल कण में कमी, डस्ट पार्टिकल है उसमें कमी आती चली जाएगी। अब एक चीज ध्यान दो, जलवाष्प की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऊपर जाने पर ताप तेजी से गिरता है। चूंकि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा, इक्वेटर पर ध्यान देने इस बात को, क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, इसलिए ताप -80 डिग्री है। और यहां ऊंचाई कम है तो यहां ताप -45 डिग्री। आपने कभी सोचा है कि जब पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंड लगती है? क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है, पहाड़ जो है समुद्र तल से काफी ऊपर होते हैं, काफी ऊंचाई पर होते हैं, और प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री ताप कम हो जाता है। इससे जितना ज्यादा ऊपर चलते चले जाएंगे ताप गिरता चला जाएगा। और ताप क्यों गिरता है? क्योंकि एयर डेंसिटी में कमी आती चली जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती चली जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल है उसमें भी कमी आती चली जाती है। अब ध्यान देना इस बात को, इक्वेटर पर सबसे कम ताप है ऊपर -80। अब एक चीज सोचो, यदि आप क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की बात करें, इक्वेटर से आएंगे पोल की तरफ तो तापमान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां -80 है, -45 है, तापमान यहां कम है, यहां ज्यादा है। अब जैसे मान लिया जाए इक्वेटर पे क्या होता है, मान लिया जाए यहां ताप 35 डिग्री है और पोल पर ताप -10 हो सकता है पोल पर -10 हो, -20 हो, जो भी हो। क्षोभ मंडल की जब निचली सीमा की बात करेंगे, निचली सीमा की बात, तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं तो ताप लगातार कम होता चला जाता है। ध्यान दो, ताप लगातार कम होता चला जाएगा। लेकिन जब क्यों कम होता है, इसके पीछे भी कारण है जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लेकिन क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, यहां जब इक्वेटर से जाएंगे पोल की तरफ तो ताप लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये -80 कम, ये -45। या क्षोभ मंडल की निचली सीमा की बात करें, निचली सीमा ये, जब पोल से बढ़ेंगे इक्वेटर की तरफ तो ताप बढ़ता चला जाएगा। पर जब यहां क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा की बात करें, जब पोल से बढ़ेंगे इक्वेटर की तरफ तो ताप लगातार कम होता चला जाएगा। अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाता है और गलतियां कहां होती हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर फर्स्ट कमी, सेकेंड अब ध्यान से सुनना, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर की ऊपरी सीमा की बात कर रहा है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर
हम गलती क्या करते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते और पढ़ लेते हैं पोल से विस्तृत रेखा की ओर। तो दोनों विकल्प दिया है, ताप में निरंतर वृद्धि। तो मुझे लगता है इक्वेटर पर ताप तो ज्यादा होता है, पोल पर ताप कम होता है, अतः विकल्प ये सही होगा, क्योंकि पोल से हम इसको ध्यान देते हैं। जबकि ऊपरी सीमा की बात कर रहा है, ऊपरी सीमा की बात कर रहा है, और ऊपरी सीमा में क्या है, पोल से इक्वेटर की ओर बढ़ने पर ताप लगातार गिर रहा है, इसका मतलब विकल्प ये सही होगा। और स्टूडेंट क्या करेगा, इसे मार के चलाएगा, ये कहेगा कि बिल्कुल सही है, शब्द पर ध्यान देगा नहीं, ऊपरी सीमा की बात कर रहा है यूपीएससी। यूपीएससी और पीसीएस में यही अंतर है, यूपीएससी केवल शब्दों से खेलता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और मैंने पहली क्लास में आपसे कहा था कि 20 प्रश्न यदि यूपीएससी पूछता है ज्योग्राफी से, तो मिनिमम 15 से 16 क्वेश्चन मैं सही करवा दूंगा, मात्र 15 से 20 क्लास में, और ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि रट करके यूपीएससी के प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, पर देखो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कहां गलतियां हम करते हैं। आप सोचो, ये जो है इसको कहा जाता है कोल्ड पॉइंट। हम कोल्ड पॉइंट की बात करें। अब एक चीज सोचो, ये जो नीचे, हम नीचे की बात करें, ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर की बात करें, इसको कहते हैं फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। इसको कहते हैं घर्षण तल कहते हैं। इसको घर्षण तल क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है इसको फ्रिक्शन लेयर? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिरोध, रेजिस्टेंस इस फ्रिक्शन, इस लेयर में होता है। नीचे क्यों नीचे होता है, हमेशा ध्यान दो, 1 से लेकर 3 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है फ्रिक्शन लेयर। प्रश्न ये उठा कि इसे फ्रिक्शन लेयर क्यों कहते हैं? उसके पीछे मूल कारण यह है कि यहां हवाओं में घर्षण ज्यादा होता है। घर्षण क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसे हवा की गति में प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है, इसको फ्रिक्शन लेयर कहा जाता है। अब एक चीज सोचो, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सब के सब क्षोभ मंडल में होती हैं। आखिर क्यों? क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि एयर डेंसिटी भी क्षोभ मंडल में है, जलवाष्प की मात्रा भी क्षोभ मंडल में, डस्ट पार्टिकल, धूल कण की मात्रा भी क्षोभ मंडल में है। हमेशा हमेशा ध्यान दो इस बात को, चक्रवात, तूफान, वर्षा, ओलावृष्टि, ऐसे जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, ये सब के सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। चूंकि सब के सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। क्यों होती है ट्रोपोस्फियर में? क्योंकि क्षोभ मंडल में एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वायु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है ट्रोपोस्फियर में। दूसरी चीज, जलवाष्प की मात्रा ट्रोपोस्फियर में है, क्षोभ मंडल में है, डस्ट पार्टिकल भी इसमें है, बिजली का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब के सब इस क्षोभ मंडल में होता है। अर्थात सभी मौसमी जो घटनाएं हैं वो सब के सब क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके पीछे 3 महत्वपूर्ण रीजन। नंबर 1, एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा क्षोभ मंडल में। नंबर 2, जलवाष्प की मात्रा भी क्षोभ मंडल में है। नंबर 3, डस्ट पार्टिकल भी क्षोभ मंडल में है। आप सोचो जरा, बात करें, ये तो हुआ आपका ट्रोपोस्फियर की हम बात करें। अब एक चीज सोचो, ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर ट्रोपोपाज होता है, जिसको कहते हैं ट्रोपोपाज। क्षोभ सीमा कहते हैं इसे। ट्रोपोपाज होता क्या है, इसको इस तरह समझो आप। ट्रोपोपाज कि मान लिया जाए ये कोई खेत है, 2 खेत के बीच जो मेड़ियां होती है ना, मेड़, तो ये एक मेड़ है,
इस ट्रोपोपॉज में सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, ताप का गिरना बंद हो जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। और ये ट्रोपोपॉज ही इस ट्रोपोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात क्षोभ सीमा ही क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। यही आपका क्षोभ मंडल। अब हम बात करेंगे समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। उसके बाद बात करेंगे वॉल एन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होता है, ओरेरा बोरियालिस क्या होता है, ओरेरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है। हम इसकी बात करेंगे। आप ध्यान से सुना इस बात को। क्षोभ सीमा में क्या होता है, क्षोभ सीमा में ट्रोपोपॉज में क्या होता है, कभी कभी व्यवधान पैदा हो जाता है। ये जो व्यवधान पैदा होता है उसके पीछे बड़ा रीजन है साइक्लोन, चक्रवात। क्योंकि साइक्लोन की ऊंचाई कई जगह क्या है, 12 से 13 किलोमीटर ऊंचाई होती है साइक्लोन। ये क्या करता है, ट्रोपोपॉज को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।